हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 को समझेंगे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेंस। इसे हिंदी में व्यय या खर्च कहा जाता है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज। ये वो पैसा होता है जिसे कि हम किसी सर्विस को लेने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए या किसी आइटम या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करते हैं। वो पैसा एक्सपेंस कहलाता है। इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल हम बेचते हैं उसे खरीदने में कितना खर्च हमारा आया, यानी बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो हमें कुल कितने रुपए में पड़ा था। इसको हम एक्सपेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पैसा खर्च किया है। इसके बाद में है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल को खरीदना जिससे कि प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। वेजेस का पेमेंट करना, ये लेबर्स को दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे एक्सपेंसेस के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इनकम। अब हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में। इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। यहाँ पर इनकम यानी आय होती है। आय का अर्थ रेवेन्यू यानी कि प्राप्तियाँ या जो पैसा हमें वसूल होता है, और एक्सपेंसेस यानी खर्च को घटाने से मिलता है, यानी हमारी आय और व्यय को घटाने पे जो अंतर आता है उसे हम इनकम कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा, इनकम और रेवेन्यू में आमतौर पर व्यक्ति ये समझते हैं कि जो पैसा हमें प्राप्त होता है वो हमारी इनकम होती है। बिल्कुल भी नहीं समझना ऐसा। एक कॉमर्स के स्टूडेंट को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकम क्या होती है। इनकम हमारे रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को कहा जाता है। रेवेन्यू वो इनकम होती है, वो पैसा है जो हमें कस्टमर से मिलता है, जिसे कि आम बोलचाल में लोग इनकम कह देते हैं। एक्चुअली वो इनकम नहीं होती है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना होगा कि जो पैसा हमें कस्टमर से मिलता है वो हमारी रेवेन्यू है, उसमें से हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं, लेस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम इनकम कहेंगे। इसे ये भी कह सकते हैं सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जैसे एग्जाम्पल के लिए में आप देख सकते हैं कि एक 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया है जिसे कि हमने 2,50,000 में सेल कर दिया। तो 2 लाख के माल को परचेज करने के बाद 2,50,000 जो हम सेल करते हैं, तो जो हमारी सेल प्राइस है 2,50,000 उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। और जो हमारी कॉस्ट है, जितने हमने खरीदा था, वो हमारा एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंसेस हो गया 2 लाख रुपीज़, और जो दोनों का डिफरेंस है 50,000, ये हुई हमारी इनकम। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसी को आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, और जो हमारा परचेज प्राइस था उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और जो प्रॉफिट है वो हमारा इनकम कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। अ प्रॉफिट रेफर्स टू द नेट रिटर्न received by a business upon undertaking an activity and meeting all operating expenses during its performance। तो हम यहाँ पर जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें एक बिजनेस एक्टिविटी के दौरान होने वाली सभी एक्सपेंसेस को हमारे रेवेन्यू में से लेस करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमें इसमें केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना होता है। एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो हम नॉन ऑपरेटिंग को इसमें इंक्लूड नहीं करते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो केवल उन्हें ही लेस किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा गेन। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, profit or advantage resulting from a business transaction or group of transaction। तो यहाँ पर गेन का अर्थ हमारा उस मॉनेटरी बेनिफिट से है, मौद्रिक लाभ से है, जिसमें कि हम एक बिजनेस में जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या ट्रांजेक्शन्स के किसी ग्रुप को कार्य करते हैं, यानी कई सारे ट्रांजेक्शन जो हमारे किए जाते हैं, तो हमें पैसे में लाभ होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, if a machinery costing rupees 8 lakh sold for rupees 8,50,000 will rupees 50,000 will be the gain on sale of machinery। यहाँ पर
गेन में भी आइदर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर ऑफ बोथ। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल ऊपर भी देखा था इनकम के बारे में, वहाँ भी सिमिलर टाइप का हमें देखने को मिला है। तो वहाँ पर जो हमने 2 लाख रुपीज़ का जो गुड्स सेल था उसे हमने 2,50,000 में सेल किया था। उसी प्रकार से यहाँ मशीनरी को 8 लाख के कॉस्ट में हमने खरीदा है और उसे 8,50,000 में सेल किया है। जो 50,000 रुपीज़ है वो सेल के ऊपर होने वाला हमारा गेन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गेन हमारा मॉनेटरी बेनिफिट होता है और ये कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर किसी प्रकार का हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकम और गेन सिमिलर होते हैं और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं देख सकते, दोनों में एक जैसी ही कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। इसके बाद में आता है लॉसेस। तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी हमारी सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा थी, यदि उल्टा हो जाए और सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हमारी कॉस्ट हो तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव डिफरेंस को हम लॉस कहते हैं। लॉस रियली मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब फर्म को कोई बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं होता है। दिस टर्म कन्वेज 2 डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पर इस शब्द से हमें 2 अलग अलग बातों की जानकारी मिलती है। फर्स्टली इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स द रेवेन्यू। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि इस बिजनेस में हमारे द्वारा एक्सपेंसेस जो किए गए हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा रुपए के कर दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि यदि हमारा रेवेन्यू 3 लाख रुपए है और एक्सपेंसेस 3,40,000 है तो यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमें 40,000 रुपीज़ की लॉस हुई है। सेकेंडली इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट एट्सेट्रा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होती हैं जिनके कारण हमारे फर्म को, बिजनेस फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें कि हम फ़ायदा नहीं कमा पाते बल्कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, इसे हम लॉस कहते हैं। ये हो सकता है आग लगने से नुकसान हो जाना, चोरी होने से होना, एक्सीडेंट से होने से होना, इस प्रकार की स्थिति इसमें आती है। नेक्स्ट है इसके बाद में परचेजेस। परचेजेस को हिंदी में हम कहते हैं खरीदना या क्रय करना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे अकाउंटिंग के लिए जिसका हम अधिकतर उपयोग करेंगे और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले शब्दों में से एक ये भी टर्म है परचेजेस। परचेजेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम जब कुछ खरीदते हैं तो यहाँ पर यदि हमने बिजनेस में उसे रीसेल के लिए खरीदा है तो उसे हम परचेजेस कहते हैं, या फिर फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन, या फिर हमने उस मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए खरीदा है यानी वो हमारा रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल को खरीदना या फिर किसी फिनिश गुड्स को रीसेल के लिए खरीदना, इसे हम कहते हैं परचेजेस। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स परचेजेस। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो परचेजेस वर्ड हम यूज़ करते हैं ये केवल गुड्स के संबंध में यूज़ में लाया जाता है। यदि हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो वहाँ पर इस वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता। गुड्स यानी बिजनेस में जिस माल को खरीदने बेचने का काम होता है उसको खरीदने बेचने के संबंध में जब खरीदने की प्रोसेस होती है तो उसे हम परचेजेस वर्ड के द्वारा मेंशन करते हैं। ये गुड्स की परचेसिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है जब हम इसके बदले में कोई नगद पैसा चुकाते हैं, सप्लायर को हमने कोई पैसा दिया हो तो उसे हम कहेंगे कैश परचेजेस। और यदि हमने सप्लायर को कोई भी पेमेंट अभी नहीं किया और फ्यूचर में हम इसे करेंगे तो इसे हम क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। इसके बाद में आता है परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हमारे द्वारा सप्लायर से कोई माल खरीदा जाता है उसके बाद में जब हमारे पास में माल आता है हम उस माल को अपने पास में लेने के बाद में उसे चेक करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें उस माल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके कारण हो सकते हैं कि जो माल हम खरीदना चाहते हैं तो उसकी बजाय कोई और माल आ गया हो या फिर जो माल आया वो डिफेक्टेड हो। ऐसी सिचुएशन में वो माल हमारे काम का नहीं होता तो उसे हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं।
इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे कहते हैं परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड। इसमें हमारे द्वारा अपने गुड्स को आउटसाइडर को रिटर्न किया जा रहा है, इसलिए रिटर्न्स आउटवर्ड वर्ड को यूज़ करते हैं। और इस प्रकार से हमारी जो नेट परचेस होती है उसे निकालने के लिए हम टोटल परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को डिडक्ट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो हमारी परचेजेस रिटर्न की अमाउंट इस प्रकार से नेट परचेस निकालने में काम आती है। इसके बाद में आता है सेल्स। जिस प्रकार से हम परचेजेस करते हैं उसी प्रकार से सेल की बात होती है कि वो कमोडिटी या आइटम या गुड्स जिसे कि हमारे द्वारा खरीद कर बेच दिया जाता है उसे हम सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि केवल सेल ऑफ गुड्स जब होती है तभी हम सेल्स वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये जो सेल्स टर्म है केवल गुड्स के संबंध में यूज़ में लाई जाती है। यदि हम गुड्स के अलावा अन्य कोई एसेट या कोई दूसरी वस्तु या स्क्रैप मटेरियल वगैरह को सेल करते हैं तब यहाँ पर उसके लिए सेल वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर हम सेल का वर्ड जब यूज़ करते हैं तो इसमें कस्टमर को जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है या फिर जो गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र की है उसके संबंध में सेल वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक शॉपकीपर के द्वारा अपनी दुकान में रखे हुए माल को कस्टमर को बेचने से उसके ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो सेल है ये भी दो प्रकार की हो सकती है। यदि सेल के बदले हमें पैसा मिलता है तो इसे हम कैश सेल्स कहते हैं, और यदि इसके बदले हमें अभी पैसा नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को टोटल करने से हमें टोटल सेल्स की जानकारी मिलती है। इसके बाद में आता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड। जब हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को माल बेचा जाता है या सेल की जाती है, उस गुड्स में यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या कोई गलत आइटम हमारे द्वारा बेच दिया गया हो या वो डिफेक्टेड हो तो ऐसी सिचुएशन में खरीदने वाला व्यक्ति उस गुड्स को हमें रिटर्न कर सकता है। तो वो जो कस्टमर है जिसने हमसे माल खरीदा था उस कस्टमर के द्वारा जब हमें गुड्स को रिटर्न किया जाता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसमें गुड्स हमारे पास वापस आता है तो बाहर से आया है इसलिए इसको रिटर्न्स इनवर्ड भी कहा जाता है। और इस स्थिति में हम नेट सेल्स को निकालने के लिए टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नेट सेल कितनी हुई थी। इसके बाद में आता है स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर स्टॉक से मतलब है वो माल जो अभी हमारे पास में बिना बिका रखा हुआ है, यानी वो माल या गुड्स जिसे कि हमने रीसेल के लिए खरीदा था लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तक अभी तक वो बिका नहीं है या अनसोल्ड है, यानी बिना बिका माल हमारा स्टॉक कहलाता है। ये जो स्टॉक होता है दो प्रकार का हो सकता है। इसके लिए हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वर्ड को यूज़ करते हैं। जब किसी ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ बिना बिका माल पहले से होता है तो उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जब ईयर एंडिंग पर हम कैलकुलेशन करके बिना बिके माल की कीमत को निकालते हैं तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। किसी वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक। तो अभी हमने जो पहले पॉइंट पढ़ा वहाँ स्टॉक पढ़ा, यहाँ इन्वेंट्री के बारे में दिया गया है। तो स्टॉक वर्ड का हम उपयोग आम टर्मिनोलॉजी में करते हैं जहाँ पर रीसेल का बिजनेस होता है। लेकिन यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वहाँ पर इस प्रकार से कोई बिना बिका हुआ माल बचा रहता है तो हम उसके लिए स्पेशल वर्ड इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं। यानी इन्वेंट्री से हमें ये पता चलता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, और स्टॉक वर्ड हमें ये बताता है कि ये रीसेल करने वाला बिजनेस है। जो हमारे इन्वेंट्री होती है इसके भी दो प्रकार के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी किसी ईयर की स्टार्टिंग में जो माल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बचा होता है उसे ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, और ईयर एंडिंग में जो बचा होता है उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन में हम चार तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो कच्चा माल हम खरीद के लाए थे जिस स्थिति में लाए थे वो उसी स्थिति में रखा हुआ हो तो उसे इसमें शामिल किया जाता है।
सेकंड है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये वो माल होता है जिसको हमने रॉ मटेरियल के रूप में खरीद के लाए थे और अभी हमने उसे मशीन के अंदर यूज़ करने के लिए डाल दिया है, परंतु अभी तक वो मशीन के अंदर ही है। अभी उससे हम ये स्थिति में देख सकते वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा और चूँकि मशीन से तैयार होकर अभी बाहर भी नहीं आया है, इसलिए उसे हम फिनिश गुड्स भी नहीं कह सकते। इसलिए इसका नाम रखा गया है वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी होगी और कुछ अभी बाकी है। इसके बाद में तीसरा होता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें हम मशीन से पूरी तरह से तैयार माल को शामिल करते हैं। ये माल बेचने योग्य स्थिति में होता है और पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद में होता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हमारे द्वारा जो माल अभी बिना बिका हुआ रखा हुआ है उसे हम इसमें शामिल करते हैं, जो कि ट्रेड के रूप में दे दिया गया हो, यानी जिसको बेच दिया गया हो वो इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द इन्वेंट्री इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हैं तो हमें उसके जो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य है, जो खर्च हमने अभी तक किया है उसमें, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी जितने में हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, यानी उस मार्केट वैल्यू में जो कीमत कम होती है उस कीमत पर इन्वेंट्री की वैल्यू को लिखा जाता है। इसके बाद में है ट्रेड रिसीवेबल। तो एक बिजनेस में जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो जब क्रेडिट सेल करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास में उन लोगों से पैसा मिलना बाकी होता है, तो उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। यानी वो व्यक्ति जिनको हमने गुड्स सेल किया था या सर्विसेज रेंडर की थी, उन्हें जिनका पैसा भी मिलना बाकी हो उन्हें ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल की कैलकुलेशन करने के लिए हम उसमें सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स और बिल्स पेबल के अमाउंट को प्लस करने से ट्रेड रिसीवेबल का पता चलता है। अब प्रश्न आता है कि ये डेटर्स क्या होते हैं, तो हेडिंग देखेंगे डेटर्स। अ पर्सन, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई बिजनेस फर्म भी हो सकती है, who receives a benefit without giving money or money is worth immediately। यानी एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसने कि हमसे माल को खरीद लिया है लेकिन बदले में अभी तक कोई पैसा नहीं चुकाया है, बट लाइबल टू पे इन फ्यूचर आर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज ए डेटर। लेकिन वो पैसा न चुकाने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद में उसे वो पैसा चुकाना होता है, तो उसे हम डेटर कहते हैं। द डेटर्स आर शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। जो हमारे डेटर्स हैं इन्हें हम हिंदी में देनदार कहते हैं। इन्हें बैलेंस शीट में एसेट साइड में दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अतुल बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बसु फॉर ₹10,000। यहाँ उदाहरण में बताया गया कि एक मिस्टर अतुल हैं जिन्होंने कि मिस्टर बासु से 10,000 रुपये का माल खरीदा है। मिस्टर अतुल इज ए डेटर टू मिस्टर बासु। यहाँ पर खरीदने वाले व्यक्ति थे मिस्टर अतुल, इसलिए वो मिस्टर बासु के लिए डेटर कहलाएंगे, क्योंकि वो मिस्टर बासु को पैसा देने वाले व्यक्ति हैं। और ये जो डेटर्स हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट्स माने जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल के बारे में। बिल्स रिसीवेबल इज बिल ऑफ एक्सचेंज इन द हैंड ऑफ ए पर्सन हु हैज़ अ लीगल राइट टू रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन इट फ्रॉम द कंसर्न पर्सन ऑन whom इट इज़ रिटर्न। यहाँ बिल्स रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि उस व्यक्ति के हाथ में होता है जिसे कि पैसा वसूल करने का कानूनी अधिकार मिलता है। इन अदर वर्ड्स, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर। यहाँ पर हम क्रेडिटर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि उसे इसका पैसा भविष्य में मिलने वाला है। इसके बाद में आता है ट्रेड पेबल्स। ये बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल के जैसे ही होता है। ट्रेड रिसीवेबल को पैसा फ्यूचर में मिलने वाला होता है और ट्रेड पेबल को फ्यूचर में पैसा चुकाना होता है। किस बात का चुकाना होता है, तो इसके लिए दिया है इट रेफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर बताया गया है कि 12 महीने की अवधि
की टाइम पीरियड में यदि हमने किसी गुड्स को परचेस करने का या सर्विसेज रिसीव करने का पैसा अगर चुकाना होता है, जिसके टाइम पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ होती है, तो उसे हम ट्रेड पेबल कहते हैं। ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन के लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को इंक्लूड करते हैं और दोनों को ज्वाइंटली ट्रेड पेबल कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनी इज वर्थ इमीडिएटली ड्यू टू क्लेम इन फ्यूचर इज अ क्रेडिटर। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि बिना कोई पैसा चुकाए कोई सुविधा का लाभ उठा लिया है, लेकिन इसका पैसा उसे फ्यूचर में देना पड़ेगा, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। द क्रेडिटर्स आर शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स को हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाते हैं। इन द एबो एग्जाम्पल, जो अभी हमने एग्जाम्पल मिस्टर बासु वाला देखा था, मिस्टर बासु इज ए क्रेडिटर टू मिस्टर अतुल। उस एग्जाम्पल में अतुल के लिए मिस्टर बासु क्रेडिटर हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में उनसे पैसा मिलना है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल रेफर टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टाइप होता है। फॉर ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे इट ऑन इट्स मैच्योरिटी। बिल्स पेबल वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि उसकी मैच्योरिटी डेट के ऊपर, यानी कि बिल को लिखते समय एक डेट तय की जाती है कि इस डेट तक हम पैसा चुका देंगे। तो वो पैसा चुकाने के लिए जो व्यक्ति बाध्य होता है, जिससे कि वो पैसा चुकाना होता है, वो बिल्स पेबल कहलाता है, जिसमें कि हमें पैसा चुकाना होता है। इसके बाद में है गुड्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक हमें चित्र दिया हुआ है, एक पिक्चर है जिसमें गुड्स को अलग अलग ढंग से हमें डिस्क्राइब करके बताया गया है। इसमें हम 4 बातों को शामिल करते हैं। गुड्स में हम परचेजेस को इंक्लूड करते हैं, परचेजेस रिटर्न को करते हैं, सेल्स को करते हैं और सेल्स रिटर्न को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुड्स वो आर्टिकल या कमोडिटी या मर्चेंडाइज है जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा ट्रेड किया जाता है। यानी एक बिजनेसमैन के द्वारा जिन वस्तुओं को खरीदने बेचने का कार्य किया जाता है, जिसमें कि उसका खरीदने का उद्देश्य रीसेल करके प्रॉफिट कमाना होता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीद कर बेचना, उसके लिए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो उसके लिए गुड्स हो गए। इसी प्रकार से एक फर्नीचर शॉप के द्वारा फर्नीचर को खरीदना बेचना उसका गुड्स हो जाता है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हैं। इसी प्रकार से बुक एंड स्टेशनरी शॉप के लिए जो बुक्स होती हैं वो उसका गुड्स होती हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग बिजनेस में देख सकते हैं कि जिस आइटम या कमोडिटी का हम कारोबार करते हैं वही उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। इसमें हम 4 बातें शामिल करते हैं। माल को खरीदना यानी परचेजेस, माल को कमी होने पर वापस लौटाना यानी परचेजेस रिटर्न, माल को बेचना यानी सेल्स, और माल में खराबी होने पर हमारे पास माल का वापस आ जाना, इसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज जनरली अंडरस्टूड एज ए सम दैट इज पेड आर फॉरगॉन टू एक्वायर इट। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं लागत। लागत उन सभी खर्चों का टोटल होता है जो किसी वस्तु को तैयार करने के लिए की जाती है। जैसे कि हम कोई रॉ मटेरियल को खरीद कर उसमें कुछ लेबर को लगाकर उससे मशीन से कुछ आइटम तैयार करते हैं, तो इसमें जितने भी तरह के खर्च हमने किए उन सभी का टोटल ही हमारी कॉस्ट होगी। एक बिजनेस में कॉस्ट इज द क्यूमुलेटिव मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ एफर्ट, मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम एंड यूटिलिटीज, रिस्क इंक्लूड। एक बिजनेस में हम कॉस्ट में क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ एफर्ट, यानी जो हमने कार्य किया उसकी वैल्यू यानी सैलरी या वेजेस। इसके साथ में इसमें उसको लिए जो हमने मटेरियल यूज़ किया वो, रिसोर्सेज जो हमने समय खर्च किया, और जो यूटिलिटीज़ हमने यूज़ किया, और साथ में हमने इसमें इस कार्य के करने के बदले जो रिस्क उठाया है, इन सभी की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसे हम कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो गुड्स के प्रोडक्शन के संबंध में भी होती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाउचर। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जब बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है
तो उसको प्रमाणित करने के लिए या प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए हम कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, इसे हम वाउचर कहते हैं। इट इज़ ए प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू स्टेटेड इन द वाउचर। ये हमें रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि वो कार्य किया गया है जिसको कि वाउचर में मेंशन किया गया है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट। इसके कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं? तो कैश रिसिप्ट हो सकता है, ये इनवाइस हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, या बैंक की पे इन स्लिप हो सकती है। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के वाउचर को देख सकते हैं। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर एक के लिए हमें एक अलग वाउचर बनाना होता है। एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड, और हर वाउचर को एक सीरियल नंबर देना होता है। वाउचर इज नेसेसरी टू ऑडिट द अकाउंट्स। बिजनेस में जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके बाद में हमें उनका ऑडिट कराना होता है, मतलब चेकिंग कराना होती है कि हमने हिसाब सही बनाया है। इसकी चेकिंग करने के लिए वाउचर का होना जरूरी है। इसके बाद में आता है डिस्काउंट। हिंदी में इसे बट्टा या छूट कहा जाता है, कटौती भी इसे कहते हैं। एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन पेमेंट्स विथ द मोटिव टू गेट द पेमेंट अर्लियर आर टू इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी कि हर वो कंसेशन जो कि हम जल्दी से पैसा वसूल करने के लिए देते हैं या हमारी सेल को बढ़ाने के लिए देते हैं उसे डिस्काउंट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट्स। कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी पैसा चुकाने के लिए, इनकरेज करने के लिए। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन ए परसेंटेज फॉर्म। इसे परसेंटेज में दिखाया जाता है। एज दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। और इसका पेमेंट इस डिस्काउंट हम केवल तब देते हैं कि जब हमें कैश में पेमेंट मिलता है। सो एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ पेमेंट। इसीलिए चूँकि हम इसको डिस्काउंट हम तब देते हैं जब हमें कैश में पेमेंट मिलता है, इसलिए इसकी एंट्री भी कैश डिस्काउंट की एंट्री हम तब करते हैं जबकि हम पेमेंट की एंट्री को लिखने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स बायर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक कटौती सभी खरीदने वाले व्यक्तियों को मिलती है। ये लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी के ऊपर दिए जाने वाला एक फिक्स परसेंटेज होता है। ये बेनिफिट हर कस्टमर को मिलता है। इसका उद्देश्य होता है सेल में इंक्रीज करना। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ ये ध्यान रखना होगा क्योंकि ये छूट सभी को दी जा रही है, इसलिए इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती। और एज इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो आर इनवाइस ऑफ द गुड्स। इसलिए इसके लिए जब हम कैश मेमो बनाते हैं या इनवाइस बनाते हैं उसी में इसमें टोटल प्राइस में इसको माइनस करके दिखा दिया जाता है, इसलिए इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती। इसके बाद में हम देखेंगे अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में। सबसे पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे अकाउंट में कौन कौन से बुक होती हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। जिन बुक में हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं वो हमारी अकाउंट्स की बुक कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल कह सकते हैं जर्नल, इसे हिंदी में कहते हैं रोजनामचा, या फिर लेजर जिसे कहते हैं खाता बही, या फिर कैश बुक जिसे कहते हैं रोकड़ बही, और फिर होती हैं सब्सिडी बुक जिन्हें कहते हैं सहायक बही। हमें इनके हिंदी और इंग्लिश सभी नाम जानना जरूरी है क्योंकि पूरे भारत में कुछ व्यापारियों के द्वारा हिंदी में अकाउंट बनाए जाते हैं और कुछ के द्वारा इंग्लिश में अकाउंट बनाए जाते हैं। इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है इसकी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। हम किसी एक नॉलेज को अगर लेंगे तो फिर हम सभी लोगों के अकाउंट नहीं बना सकते। इसके बाद में है बुक वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एन एसेट आर ए सिक्योरिटी एज इट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की बुक में उसकी जो एसेट्स या सिक्योरिटी की जो वैल्यू दिखाई जाती है
उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है जिसकी कीमत लिखी हुई है 10 लाख रुपीस, तो ये कहेंगे कि जो 10 लाख रुपीस है वो बुक वैल्यू है। इसके बाद में है बैलेंस शीट। इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक वित्तीय विवरण होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम वित्तीय विवरण कहते हैं। विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजिशन, जिसे कि हम प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष की फाइनेंशियल पोजीशन या वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बनाते हैं। और इसमें हम एसेट्स यानी संपत्तियां, लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व और बिजनेस की कैपिटल यानी पूंजी को दर्शाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी दृष्टि से बैलेंस शीट को बनाना अनिवार्य है, इसलिए इसे हमें बनाना जरूरी होता है। और इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, एसेट्स को लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं और कैपिटल को लिखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री, यानी हिंदी में कहते हैं प्रविष्टि। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल आर इन द सब्सिडी बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। तो जैसे हमने अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे जब बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होती है उसके बाद में हम उसकी रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं। ये कार्य हम करते हैं या तो जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। तो इस प्रकार से जर्नल या सब्सिडियरी बुक में किसी ट्रांजैक्शन को लिखना एंट्री कहलाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट है पोस्टिंग। ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल आर सब्सिडी बुक्स टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। हम ये कह सकते हैं जर्नल या सहायक बही में लिखी हुई एंट्रियों को जब लेजर या खाता बही में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे पोस्टिंग या खतौनी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए वर्ड है खतौनी, यानी खातों से शिफ्टिंग करना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वर्ड टर्नओवर। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए डेफिनेट टाइम पीरियड विच इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी बिजनेस के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में टोटल जितने रुपए का माल बेचा गया है उसे हम टर्नओवर कहते हैं। इसमें हम कैश सेल और क्रेडिट सेल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं और उनके टोटल को हम कहेंगे टर्नओवर। इसे हम टोटल सेल भी कह सकते हैं, यानी टोटल सेल्स का ही दूसरा नाम टर्नओवर होता है। इसके बाद में है इंसॉल्वेंट। एक ऐसा व्यक्ति हु इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज इन फुल, ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर जो लाइबिलिटी है उनका पूरा पेमेंट करने में एबल नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है, उतना नहीं चुका सकता। एंड इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट इज कॉल्ड एन इंसॉल्वेंट, जिसे कि किसी कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी संपत्तियां या प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी अपने ऊपर की उधारियों को नहीं चुका सकता, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब हुआ उसकी एसेट्स की वैल्यू उसकी लायबिलिटीज से कम होती है। अगला है सॉल्वेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी लायबिलिटीज को आसानी से चुका सकता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसे सक्षम व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी बिजनेस को चलाना। यहाँ पर जब बिजनेस को चलाने के संबंध में जब हमको पैसा प्राप्त होता है तो उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। इसमें कब पैसा हमें मिलेगा, तो हम दो प्रकार के कार्य कर सकते हैं, यानी कि या तो हम बिजनेस करते हैं जिसमें हमारे द्वारा सेल ऑफ गुड्स करने से जो पैसा आता है, और दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो कस्टमर से पैसा हमें मिलता है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है इसमें रेगुलर नेचर होता है, इसमें लगातार हमें रोज का रोज पैसा मिलता है। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब हम इनकम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि रेवेन्यू और इनकम में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमें जो पैसा मिलता है वो हमारी इनकम होती है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि रेवेन्यू जो है हमारी वो इनकम से डिफर होती है, हम उसको एक जैसा नहीं मान सकते। सेल ऑफ गुड्स
एंड रेंडरिंग सर्विसेज इज रेवेन्यू। माल को बेचना और सर्विसेज देना हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज आर एक्सपेंस, और इसके बदले में जो हमने माल को बेचने के लिए जो माल खरीदा उस पर जो कास्ट आई हमारी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में या सर्विसेज देने के लिए, वो हमारी एक्सपेंसेस कहलाती हैं। दोनों का डिफरेंस ही हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। इसे हम बिजनेस का स्वामी या मालिक कह सकते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल बिजनेस में लगाता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे मिलता है। ये जो बिजनेस होते हैं वो सोल ट्रेडर ग्रुप में यानी अकेले भी किया जा सकता है, पार्टनरशिप में भी किया जा सकता है, या शेयर होल्डर ग्रुप में भी बिजनेस में शामिल हुआ जा सकता है। इसके बाद में आता है बेड डेब्ट्स। द अमाउंट ऑफ डेटर्स विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बेड डेब्ट्स, यानी कि हमारे जो बिजनेस के देनदार हैं, यानी वो व्यक्ति जिनसे हमें पैसा वसूल करना है, यदि वो पैसा अब मिलने की संभावना न रहे या जितना हम पैसा वसूल करना है उससे कम पैसा मिलने की संभावना रह जाए, तो जो पैसा हमारा डूबने वाला होता है उसे हम कहते हैं बेड डेब्ट्स। इसे मिलने की संभावना नहीं होती। द अमाउंट विच डेटर्स फेल टू पे आर देयर इज नो होप टू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट, यानी जिसे डेटर पे करने में फेल हो जाता है और बोल देता है कि अब मैं नहीं दे सकता है, या फिर हमें अब फ्यूचर में मिलने की उम्मीद नहीं रहती, उसे हम बेड डेब्ट या डूबत ऋण कहते हैं। इसे हिंदी में अशुद्ध ऋण भी कहा जाता है। और इस इट हैपन्स व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए डेटर कोलैप्सेस आर ही डाइज आर ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। ऐसी सिचुएशन बिजनेस में तब आती है जब किसी डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन कोलैप्स हो जाती है या वो मर जाता है। तब हो सकता है उसके फैमिली वाले पैसा न चुकाना चाहते हैं या उनके पास पैसा ना हो, या फिर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का मतलब ही होता है कि उसकी एसेट से ज़्यादा उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं। इस प्रकार से हमारे सेकंड चैप्टर में अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।